ओके, गुड इवनिंग। कल हमने लास्ट में सेक्शन किया था 143, है ना। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर स्टार्ट कर लिया था। जल्दी से एक बार के लिए बस सेक्शन के नाम याद करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। सेक्शन 139 से 148 तक, 139 से 148 तक। 139 अपॉइंटमेंट, 140 रिमूवल या रेजिग्नेशन, 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, 42 remuneration, 43 144 not rendered certain services, 145 146 attend the general meeting, 47 punishment, 48 139 अपॉइंटमेंट हो गया, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन हो गया, 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन हो गए, 142 रेमुनरेशन निक्का सा था वो भी हो गया, 143 पावर्स एंड ड्यूटीज। तो सबसे पहला आपके पास निकल के आ रहा था पावर्स, राइट ऑफ एक्सेस। राइट ऑफ एक्सेस का मतलब है कि अगर ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर देखने की पावर होगी, तभी तो वो जाके ऑडिट कर पाएगा। फिर उसके बाद राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कि अगर किसी ऑफिसर से वो कुछ डाउट पूछना चाहता है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, इंक्वायरी करना चाहता है, वो भी पावर है। यानी कि बुक्स देखने की पावर भी है, ऑफिसर से पूछताछ करने की पावर भी है। और इसके साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी इन्होंने चीजें बता दी थी, ठीक है, कि वाउचर भी आ जाएंगे, फाइनेंशियल बुक्स भी आ जाएंगी, ये सब चीजें। डी पॉइंट आपके पास अच्छा था, डी पॉइंट आपके पास अच्छा था कि अगर इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाते मैनेजमेंट वाले तो वो मेंबर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला आपके पास पॉइंट था राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। बड़ी वाली कंपनी का ऑडिटर कर रहा है लेकिन उसकी और भी सब्सिडरीज हैं, तो कह रहे हैं अगर कंसोलिडेशन के लिए आपको रेलिवेंट है तब आप सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर से भी बुक्स वगैरह या पूछताछ वगैरह कर सकते हो, अगर वो किससे रिलेटेड है, इफ इट इज रिलेट टू कंसोलिडेशन ऑफ एफएस। अगर सब्सिडरी का ऑडिटर कोई और हुआ और अगर आप किसी मैटर की इंक्वायरी करना चाहते हो जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड नहीं है, फिर उसकी खुद की मर्जी होगी, वो आपको दे चाहे ना दे। क्लियर। उसके बाद है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन में हमने देखा था लॉफुली पोजेशन, अगर आप क्लाइंट की बुक्स अपने पास रख सकते हो, उसके ऊपर आपने काम भी कर दिया और वो आपके पास आई थी फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट ने ही आपको दी थी और उसने आपको फीस पे नहीं की, तो कल यहाँ पे एक सस्पेंस हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि आप राइट ऑफ लियन आपके पास है क्योंकि पैसे मिलने चाहिए, लेकिन हमारे एथिकल बोर्ड बीच में आते हैं, हमारे संस्कार बीच में आते हैं हमेशा की तरह, चाहे वो कौरवों पांडवों का युद्ध हो, ठीक है, मुगलों का युद्ध हो, चाहे यहाँ पे ऑडिट वाला युद्ध हो, तो आपके संस्कार हमेशा आएंगे, कहेंगे आपने इतनी मेहनत करी, जो भी करी, सिर्फ पैसों की लालच में बुक्स रिटेन मत करना। कोई और मुद्दा आता है आपके ऊपर, केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, एविडेंस के तौर पर रखना चाहते हो तो रख लो, पैसों की फीस की लालच की वजह से बुक्स लियन मत करना सिर्फ। उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास सेक्शन 146, मतलब ये ना बीच में ही आ जाता है एक्चुअली, राइट होता है ना ये भी। 146 क्या था, राइट टू अटेंड, राइट टू अटेंड जनरल बोर्ड मीटिंग नहीं, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया बीच में, एक ही बार खत्म हो जाएगा, अदरवाइज आप बाद में भी कर लेना। 146 क्या है, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। कह रहे हैं जो भी नोटिस मेंबर को दिए जाते हैं एजीएम के, याद है आपको कंपनी लोग होता है 21 दिन पहले, 21 क्लियर डेज बिफोर नोटिस देना है, ऑडिटर को भी जाएगा, ठीक है, ऑल नोटिस। और उसके बाद है उसको राइट टू हर्ड, अगर वो कुछ बोलता है जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी मीटिंग से रिलेटेड है, तो उसको सुनने का अधिकार भी है, मतलब उसको थोड़ा बोलने का अधिकार है, लोग उसको सुनेंगे क्योंकि अगला ऑडिटर है, उसने बैलेंस शीट साइन की है, कुछ भी मैटर की इंक्वायरी पूछ सकते हैं। क्या एजीएम में पूछते हैं? यस, एजीएम में ये पूछा जाता है कि डिविडेंड कम ज्यादा कैसे आप, जैसे डिविडेंड होता है एक ऑर्डिनरी बिजनेस, उस मीटिंग में 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, ठीक है, और डिविडेंड की रिकमेंडेशंस, तो वो ये पूछ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट वाले या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वालों ने डिविडेंड का रेट अनाउंस किया 10%, क्या वो सही है, आपको लग रहा है, या कुछ भी पूछ सकते हो आप फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। उसके बाद है 143, फिर से वही चल रहा है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ड्यूटीज में सबसे पहला है प्रोप्राइटी मैटर्स, और इसके ऊपर लिखो आप केस स्टडी पॉसिबल, केस स्टडी पॉसिबल फ्रॉम on one point, on one point also, on one point also का मतलब समझ गए, 6 पॉइंट है,
6 में से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर केस स्टडी बन के आती है, और वो आपको बताना पड़ेगा कि सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि इसके ऊपर रिपोर्ट करो या फिर इंक्वायरी करो। ये वर्ड याद रह जाएगा। ऑडिटर के ऊपर क्या ड्यूटी डाली गई है, ऑडिटर के ऊपर क्योंकि सेक्शन क्या चल रहा है, पावर्स एंड ड्यूटीज। अब देखते चले जाओ ऑडिटर्स को कैसे कैसे घसीटा गया है। कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो ऑडिटर बहुत रोया था कोने में, ठीक है। रीजन, कंपनीज एक्ट 1956 में अगर उसके ऊपर ड्यूटीज इतनी थी, अब यहाँ पे ड्यूटीज इतनी कर दी। अब देखते चले जाओ, आपको पता चल जाएगा वो क्यों रोया था। अमंग्स द अदर मैटर्स, कह रहे हैं और मैटर हैं, वो तो है ही है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर द फॉलोइंग मैटर्स, कह रहे हैं जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है बनाओ, कारो बनानी है बनाओ, एसे लगाने हैं लगाओ, उसके अलावा ये चीज भी इंक्वायरी करनी है। पहला, वेदर लोन और एडवांसेस मेड बाय द कंपनी प्रॉपरली सिक्योर्ड, अगर कंपनी ने कोई लोन और एडवांसेस दिए हैं वो प्रॉपरली सिक्योर है और किस टर्म्स पे दिए हैं। ये चीज पहले भी कहीं आ चुकी है, बताओ मेरे होनहार बच्चों, ये चीज पहले भी आ चुकी है। सोच के देखो, आई थी ये चीज? लॉ में नहीं मेरी माँ, ऑडिट में। लॉ में कहाँ पे आ जाएगा? लॉ में आएगी, बिल्कुल। तो लॉ में तो कंपनीज ऑडिट अगर है तो वहां पे तो आ ही सकता है ना। हमारे ऑडिट में कहाँ पे आया था? सर 2 छुट्टियां आ गई थी तो हम कैसे बता सकते हैं? 2, अच्छा। चलो वो छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो कहाँ है, वो तो मैं मिलवा ही दूंगा। पॉइंट पढ़ के लग रहा है कि हाँ आया तो था। फील्ड CS, कारो की मेमोरी टेक्निक, FIL, L से होता था लोन और एडवांसेस मेड, और फिर था FILL, चौथा L क्या था आपके पास? लिग्स। तो यानी कि कारो की तीसरी रिपोर्टिंग में ये पॉइंट था, तो इसको लिखो। ऑल्सो कवर्ड, कारो का 3rd क्लोज, ऑल्सो कवर्ड इन क्लोज 3 ऑफ कारो, ऑल्सो कवर्ड क्लोज 3 ऑफ कारो। याद था वहां पे फील्ड CS था, F से फिक्स्ड एसेट, I से इन्वेंट्री, L से था लोन और एडवांसेस मेड, और वहीं पे वही था कि किस सिक्योरिटी के बिहाफ पे आपने लोन दिया है, कि आपने कुछ गिरवी रखा है और वो प्रॉपरली जो टर्म्स और कंडीशंस हैं कंपनी के प्रेजुडिशियल में नहीं होने चाहिए। तो यानी कि देखा जाए ये बताना चाह रहे हैं कि बैलेंस शीट में एसेट साइड देख लेना, लोन और एडवांसेस जो दिए गए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप ऑडिट करने जाते हो ध्यान से देखना, जब फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप ऑडिट करने जाते हो आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन सिखाई जाती है ना। आपको ये तो बोल दिया जाता है कैश बुक ऐसे चेक करो, जर्नल ऐसे, सेल ऐसे, परचेज ऐसे, BRS बना लो या रिटर्न्स वेरीफाई कर लो। ये होते हैं प्रोप्राइटी मैटर जो आपको ना डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल तो जाएंगे, लेकिन इनका लिंक नॉन फाइनेंशियल मैटर से भी होता है। तो प्रोप्राइटी मैटर को आप ये भी लिख सकते हो, प्रोप्राइटी मैटर क्या होते हैं? लिंक्ड विद नॉन फाइनेंशियल मैटर्स ऑल्सो, ठीक है। प्रोप्राइटी मैटर को पहले लिख लो, लिंक्ड विद नॉन फाइनेंशियल मैटर्स ऑल्सो। जैसे ये 6 मैटर्स आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखवाया है। नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी इसके साथ कोरिलेट कैसे हो जाते हैं। जब भी आप ऑडिट करने जाते हो देखो आपको पता नहीं जो चलेगा, ये मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऑडिट में जाते हो, जैसे अनुज जाता है या श्वेता आप गए हो, ठीक है। अब आप जाते हो जैसे आपको टीचर ने बता, आपके प्रिंसिपल ने, आपके सीनियर इंप्लॉय या सीनियर आर्टिकल ने बता दिया, वैसे करते हो। यहाँ पे जब आप ये ऑडिट पढ़ना सीखना शुरू कर देते हो, अदरवाइज आप ये चीजें सीखते हो CA फाइनल की ऑडिट में कि अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं ना, अभी तो जो जैसे बताए जा रहे हैं यहाँ पे आप अपना दिमाग चला के इंप्रेस कर सकते हो किस वे में, कि अगर आपने लोन और एडवांसेस दिख गया ना आपको, ये मत देखो कि वहां पे टिक लग गया, क्योंकि सेल में, परचेज में, जर्नल में, कैश बुक में लोन और एडवांसेस की जर्नल एंट्री तो आई नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा जर्नल में आ सकती है, कैश बुक में आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा किस से रिलेटेड लिखा गया कि कैश या बैंक गया, तब आपको इसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। वो कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी करनी है कि दिखाओ मेरे को कागज जो गिरवी रखे हुए हैं और क्या टर्म्स और कंडीशन थे आपस में, 2 पार्टीज में क्या एफिडेविट बनवाया हुआ है वो देखो। मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, आपने इसको 7% पे क्यों दिया भाई? तो देखो कि वो पार्टी कहीं आपकी रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, तो यानी ऐसे 550 भी लग जाएगा। वहां से अगर आपको पता चल गया रिलेटेड पार्टी है तो समझ लो आपको ना अपनी ऑडिट फाइंडिंग में सर को खुश करने के लिए एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि आपने वाउचिंग से नहीं निकाला, ये पॉइंट प्रोप्राइटी मैटर से निकाला अपनी सूझबूझ से, कि हम देख रहे हैं SBI बैंक का रेट भी गया गुजरा 9% चल रहा है, मार्केट में नॉर्मल रेट चल रहे हैं 12%, आपने 7% पे किया, मतलब किस बिहाफ पे आपने लोन एडवांसेस दे दिए।
घाटा तो आपका है। बैंक से आपने लोन लिया हुआ है 12% पे या 10% पे, डिवेंचर इशू किए हुए हैं 13% पे, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे रहे हो 9-11%, और लोन आपने दिया हुआ है 7% पे। भाई सेल में मुनाफा क्या इतना ज्यादा आ रहा है? समझ रहे हो? ये चीजें कोरिलेट करते हो जब आप अपने प्रिंसिपल को बताते हो, या फिर जब आप बड़ी कंपनीज में जॉब करते हो ना, तब आप ये कंसल्टेंसी देते हो। दिस इज कॉल्ड कंसल्टेंसी, जब आप चीजों की गहराई को देख के उसको कोरिलेट कर देते हो। कंसल्टेंसी और कुछ थोड़ी होगा। सोच के देखो, जब आप सीए बन भी जाते हो, हमें अपने एम्प्लॉयर को गाइड करना है, अपने प्रिंसिपल को या अपने क्लाइंट को, तो यही चीजें आप देखते हो, मतलब दो चीजों को कैसे आप मिक्स करके कोरिलेट कर सकते हो। तो ये चीज होगी प्रोप्राइटरी मैटर। इसके बाद इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्या लोन और एडवांसेस कोई दिए हैं आपने, एडवांसेस मेड, शोन एज डिपॉजिट तो नहीं दिखाए हुए, तो उसको लोन और एडवांसेस ही दिखाना, ना कि डिपॉजिट। कई बार आप ये कह दो कि हमारे पास डिपॉजिट आ रखे हैं या हमने कर रखे हैं, तो ये वो चीज नहीं है। अगर बाई चांस लोन एडवांसेस मेड है, पहला तो था प्रॉपरली सिक्योर्ड, दूसरा है उसको एज अ डिपॉजिट नहीं दिखाना, लोन और एडवांसेस ही दिखाने। तीसरा, whether the transaction which are represented merely by the book entries are prejudicial to the interest of the company। कह रहे हैं कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो जर्नल में आ रही होंगी, जर्नल बुक में, जो सिर्फ बुक एंट्रीज होंगी, जिनकी सच में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, क्या वो कंपनी के लिए प्रीजुडिशियल तो नहीं है, हानिकारक तो नहीं है? फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, मेरे को बताओ, डेप्रिसिएशन लेने के लिए मार्केट में जाते हो, भाई 100 रुपए की डेप्रिसिएशन दे दो, भाई आधा किलो डेप्रिसिएशन देना, नहीं ना। एक ही बार आपने स्टार्टिंग में बाइक खरीद ली, हर साल डेप्रिसिएशन अपने आप लगाते हो ना। कहीं से ट्रांजैक्शन करने गए थे, भाई 100 रुपए की डेप्रिसिएशन देना, सही से लगा ले, 2 और ले लूंगा, नहीं करते ना। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जो आप अपने आप करते हो, उसको बोलते हैं बुक एंट्रीज। तो यानी कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो कह रहे हैं ऐसी ट्रांजैक्शन भी चेक कर लेना जो सिर्फ बुक एंट्रीज हो, प्रीजुडिशियल ना हो। पहला था लोन एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर, लोन एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं शो किया। तीसरा, बुक एंट्रीज है, प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, whether the company not being a investment company, not being a investment company यानी कि नॉर्मल कंपनी है, फर्नीचर वाले, not being a investment company या बैंकिंग कंपनी, whether so much of the asset of the company consists of shares, debentures या other securities have been sold at a price less than at which it has been purchased। इसको मैं ऐसी इक्वेशन बना सकता हूँ, when sale price is less than purchase price। भाई इतनी क्या नौबत आ गई, मार्केट में 100 रुपए की चीज बिक रही है, 95 की क्यों बेच रहे हो? कम से कम मार्केट प्राइस पे तो मार्केट में बिक ही जाएगी। तो आपको ये चीज भी देखनी है, क्या इन्वेस्टमेंट आपने परचेज प्राइस से कम के लिए तो नहीं बेची, तो इसकी भी इंक्वायरी करना। इफ शेयर्स हैव बीन इशू, अब यहाँ पे अगर आपने शेयर इशू किए, क्या कैश आपको सच में मिल गया कि नहीं मिल गया, ये देखो। और वेदर द पोजीशन स्टेटेड इन अकाउंट्स या बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। सिंपल, शेयर कैपिटल इशूड, ई पॉइंट के साइड पे लिखो, शेयर कैपिटल इशूड। शेयर कैपिटल इशू की है तो उसका कैश मिल गया, बुक्स में बैलेंस शीट में पोजीशन सही दिखाई हुई है, वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। और एफ पॉइंट पर आपके पास है, क्या पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू को तो नहीं चार्ज करके, रेवेन्यू मतलब P&L अकाउंट ऑफ बिजनेस, P&L अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो यानी कि रेवेन्यू, जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू को आपको नहीं दिखाने। तो देखा जाए 6 पॉइंट क्या क्या निकल गया है, लोन एडवांसेस जो दिए प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हैं और टर्म्स कंडीशन प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। लोन एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं शो कर रहे। तीसरा आपके पास है, क्या बुक एंट्रीज है वो प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, सेल प्राइस, इन्वेस्टमेंट के सेल प्राइस परचेज प्राइस से कम तो नहीं है। शेयर्स अगर आपने अलॉट किए हैं, ऊपर का आपने इन्वेस्टमेंट की है यानी कि एसेट साइड, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड की बात हो रही है। शेयर कैपिटल इशू की है, कैश मिल गया, करेक्ट है, रेगुलर है, मिसलीडिंग नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया कि नहीं। और 6वां, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में तो नहीं चार्ज किया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में चार्ज करना है कि नहीं करना? नहीं करना है ना। इन द ओपिनियन ऑफ रिसर्च कमेटी ऑफ ICAI, सर ICAI की कितनी कमेटी है? बड़ी कमेटियां हमें भी नहीं पता कितनी है। एक एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड आया था, रिसर्च कमेटी आई थी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आएगा, उनको खुद को भी नहीं पता कितनी है। इन द ओपिनियन ऑफ रिसर्च कमेटी ऑफ ICAI, रिपोर्टिंग इन दीज मैटर इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द ऑडिटर फाइंड आंसर्स ऑफ एनी ऑफ दीज मैटर इन एडवर्स। समझ रहे हो? कह रहे हैं अगर कुछ गलत निकला तो रिपोर्टिंग करो, अदरवाइज कीप साइलेंट। यानी कि आपने ये मैटर चेक कर लिए,
करने तो है चेक, करने हैं, सब ठीक है, तो ये नहीं लिखना कि हाँ सब ठीक ठाक है, भूल जाओ। ये वही हो गई, अगर आपको याद हो ऐसे 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 505 क्या होता था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसमें होता था पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मीनिंग अगर एग्री नहीं कर रहा है यानी डिसएग्री है तो बताओ, अदरवाइज नहीं। तो देखो सेम ना हो गया, सेम हो गया ना, कह रहे कि डिसएग्री है यानी कि एडवर्स है तो बताओ, अदरवाइज नहीं। तो लिख दो सेम एज नेगेटिव कंफर्मेशन, तभी तो याद रहेंगे आपको पॉइंट, सेम एज नेगेटिव कंफर्मेशन SA 505। अगर एडवर्स चल रहा है, डिसएग्री चल रहा है तो रिपोर्टिंग कर दो, अदरवाइज नहीं। चले जी आगे, रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऊपर आपके पास थी रिपोर्टिंग इंक्वायरी की, ठीक है, प्रोप्राइटी मैटर्स 6 थे, प्रोप्राइटी मैटर्स 6 थे। अब आपके पास रिपोर्टिंग है अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। भाई इसी के लिए तो अपॉइंट किया है, ये ना लिखते तो भी बताते, अगर ये ना लिखते फिर सीए लड़ता। आपने बोला थोड़ी है रिपोर्टिंग भी करनी है, मैंने ऑडिट कर दी, पैसा दो, मैं नहीं देता रिपोर्ट। तो यानी कि आपने टैक्स लगा दिया, रेट बता दिया, इसके ऊपर लगेगा, इसको टैक्सेबल है, एग्जाम्पशन है, बाद में ये भी लिखना होता है कि टैक्स पे भी करने भाई गवर्नमेंट को। तो इनकम टैक्स में तो आज से 200 साल पहले यही केस आ गया था, गवर्नमेंट ने टैक्स बना दिए, जो राजा वगैरह थे, तो सब कुछ हो गया। जब पहले पहले कहते टैक्स बना दिया, रेट ऑफ टैक्स लिख दिए, एरिया बता दिया, इसको देना उसको नहीं देना, एग्जाम्पशन बता दी, एक सभी पे कर रहे हैं, एक बंदे ने पे नहीं किया, छोड़ा होके, कहते ये कहाँ लिखा है कि पे भी करने, फिर उन्होंने लो बदला, कहते पे भी कर रहे हैं। ये सच्चाई वाली बात है, लेकिन है 200-300 साल पुरानी वाली जो आप बातें सुनते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑडिटर को फिर से रिपोर्ट करनी है, पहले इसको सर्कल करो, रिपोर्ट टू मेंबर। समझ गए, ऑडिटर बड़ा सियाना है, आईसीआई उससे भी ऊपर सियानी है, इसलिए उनको लिखना पड़ता है कंपनीज एक्ट वालों को भी कि रिपोर्टिंग करनी है। अकाउंट्स एग्जामिन, ठीक है, ऑन एवरी एफएस, ठीक है, और ऑडिटर रिपोर्ट शैल स्टेट द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सेट अकाउंट गिवर, ट्रू एंड फेयर व्यू। चलें जी आगे, देखा जाए है तो कुछ नहीं, 3 की चीजों के ऊपर, क्या अकाउंट्स एग्जामिन की है, दूसरा सारी एफएस के ऊपर उसी का तो ऑडिटर बनाया था, और P&L और बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। एक बार फिर से बोलो क्या है, रिपोर्टिंग ओवर द बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला बुक्स या अकाउंट्स एग्जामिन, सेकंड एफएस, और तीसरा। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं लिखना ऑन एवरी एफएस, तो थोड़ा सा सेंटेंस की इज्जत भी रख लेंगे ना, ऑन एवरी एफएस रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट, या कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ देना जिसकी उसने ऑडिट करी, इतना मत लिख देना। ये स्पेशली मैंने पॉइंट बोला राघव की वजह से, राघव का टेस्ट होता है लिख देता हूँ एफएस, क्लास में यही समझाया था ना। चलो, अदर मैटर, अदर एलिमेंट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। अब समझ रहे हो कैसे कैसे ऑडिटर की जान पकड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रोप्राइटी मैटर्स के ऊपर इंक्वायरी दो भाई, दूसरा बोला एफएस या अकाउंट्स के ऊपर। अब अदर एलिमेंट्स इन द ऑडिट रिपोर्ट, और ऐसे 700 सीरीज में ऑडिट रिपोर्ट अलग बताई हुई है, कारों में अलग बताए हुए हैं। चलो जी ठीक है, पहला वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन which to the best of his information and knowledge were necessary for the purpose of audit, if not डिटेल्स बता दो। फिर क्या की डिटेल, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पहला पॉइंट, whether he has obtained all the information which is necessary. Second, whether in his opinion proper books of accounts have been kept by the company and proper returns, सर्कल कर देना, रिटर्न्स को मैं हाईलाइट करना भूल गया, proper returns for the purpose of this audit received from the branches not visited by him। हो सकती है ना ब्रांचेस में मैं जा नहीं पाया, अब मेरे को कंसोलिडेशंस तो करनी है ना भाई, ब्रांचेस का डेटा लेके आओ, मेरी सब्सिडरीज का डेटा लेके आओ। देन पहला पॉइंट क्या था, whether he has obtained all the information। सेकंड, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ब्रांच। उसके बाद तीसरा, whether the report on the accounts of any branch office of the company audited by a person other than company's auditor, यानी कि ब्रांच का ऑडिटर कोई अलग है। तो कह रहे हैं अगर ब्रांच का ऑडिटर अलग है तो ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट को सेंड कर दिया, सेंड हैज बीन सेंड टू हिम, किसको, कंपनी के ऑडिटर को, अंडर द प्रोविजन या सब सब्जेक्ट या जो भी है, ठीक है, क्लियर है। तीसरा, ब्रांच की ऑडिट अगर मेन ऑडिटर ने नहीं की तो ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट मेन ऑडिटर के पास आपने पहुंचा दी कि नहीं। तीसरा, कंपनीज बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट डेल्ट विद इन द रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स। कह रहे जो आपकी रिपोर्ट में है बैलेंस शीट P&L बुक्स
ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स आपस में मैच करती हैं। ये चीज़ें बहुत बार आ चुकी हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न, इसको आप लिख देते हो टैलीड, कि वो आपस में टैलीड हो रही हैं कि नहीं हो रही। पांचवा आपके पास है द ऑब्जर्वेशन या कमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग। ई पॉइंट की साइड पे लिख दो एनी एडवर्स इफेक्ट। ई पॉइंट में बोला गया कि अगर कोई कंपनी के कामकाज अच्छे नहीं चल रहे, एडवर्स फंक्शनिंग है, उसको भी अपनी रिपोर्ट में डालो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अदर एलिमेंट टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। पहला पॉइंट क्या था? वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्या था? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ब्रांच वाला डेटा। तीसरा भी था अगर ब्रांच विजिट नहीं गई उसकी रिपोर्ट। फोर्थ आपके पास है रिटर्न्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपस में टैलीड कर रही, टैलीड है कि नहीं, यानी कि एग्रीमेंट में है कि नहीं। फिफ्थ, कोई एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि ये कंपनी के कामकाज को भी इन्होंने लपेट लिया। यहाँ पे तो एफएस की कोई बात भी नहीं हुई, कंपनी के कामकाज को भी लपेट लिया। ठीक है। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, तो सर्कल करो डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड को, और एफ पॉइंट के साइड पे लिखो, एफ पॉइंट के साइड पे लिखो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड। ये आप सी फाइनल में पढ़ोगे कौन कौन से डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होते हैं, कौन से नहीं। अभी तो आपके लिए बस ये है कि क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड था और उसी को आपने अपॉइंट करके रखा हुआ है। जी पॉइंट, जी पॉइंट को आप ना ट्रिपल स्टार डालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट में था। ठीक है, तो मैं इसको ए भी डाल रहा हूं। दो अटेम्प्ट पहले की अमेंडमेंट है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कह रहे क्या किसी कंपनी में अगर हमने ये अप्लाई करवा दिया कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाना है, ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 4 में आया था पीछे पीछे टॉपिक, तो कह रहे हैं क्या उन्होंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया कि नहीं लगाया। फिर साथ साथ बता रहे हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। तो कह रहे हैं शैल नॉट अप्लाई, यानी कि ये आपके पास है एग्जामिशन। एक ओपीसी या स्मॉल कंपनी, ये तो हमेशा ही बच जाते हैं, तो इनको नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। दूसरा कह रहे कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो एंड उसकी बोरोइंग जो है 25 करोड़ से कम हो। अब आपने ना मेरे को एक चीज याद करवानी है, पिछली बार भी अपनी पिछली क्लास में हुई थी, यहाँ पे एंड है कि और है। ठीक है, इसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क रखना, आप आईसीएस एक बार देख लेंगे, क्योंकि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में भी मैंने आपको यहीं पे क्वेश्चन मार्क करवाया था, मिस प्रिंट थी। अदरवाइज किसी और लिमिट में मैंने आपको कभी नहीं बोला, सिर्फ इसी में शायद मुझसे थोड़ी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल चैप्टर 4 में भी था, फिर यहाँ पे भी है। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया कि नहीं लगाया ये चेक करना है। फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किसके ऊपर नहीं लगता? पहला ओपीसी, दूसरा स्मॉल कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 से नीचे हो एंड बोरोइंग 25 से नीचे हो। एच पॉइंट, एनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क, यानी कि क्वालिफाइड ओपिनियंस, कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और अदर मैटर्स, वो भी बता देना अपनी रिपोर्ट में। और लास्ट में है क्या एएस फॉलो किए कि नहीं, लिखो एएस कंप्लाई। कितने मैटर्स है? आई तक कितने पॉइंट होते हैं? 8 तो नहीं होते, तो पहले तो इसको लिख लो 9 पॉइंट्स है ना। अच्छा जी, अगर आप देखें हमारे पास कितने पॉइंट हो गए रिपोर्टिंग को लेके। 6 पॉइंट पहले आए थे प्रोप्राइटी मैटर, 3 पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर में 9 पॉइंट, तो कितने हो गए? 18। अभी अभी ये रजेंगे थोड़ी, अभी देखो तो सही। अदर मैटर्स भाई ऊपर ही लिख देते, अगर अदर मैटर्स कवर ही करने थे आई के बाद ही शुरू कर देते। आई कह रहे हैं कि वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड, सर्कल करो डिस्क्लोज्ड को और पेंडिंग लिटिगेशन को। कह रहे हैं कंपनी की एफएस के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो उन्होंने डिस्क्लोज किया कि नहीं, मेरे को बताओ। इसका स्टैंडर्ड कर चुके हैं। यस, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर एक स्टैंडर्ड भी आ रखा है। स्टैंडर्ड का नंबर 501। गुड, तो लिखो SA 501। तभी लिंक होंगी ना चीजें, अगर आप पिछली कुछ याद करोगे।
ऐसे 501 में भी यही था डिस्क्लोजर को लेके, क्या कंपनी के अगेंस्ट, हाँ इन्वेंट्री वाला, लिटिगेशन वाला और प्रेजेंटेशन सेगमेंट वाला। सेकंड है कंपनी हैज मेड एनी प्रोविजन एज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द फोर्सेबल लॉसेस। सर्कल कर दो प्रोविजन। पेंडिंग लिटिगेशन है वो डिस्क्लोज करनी है, मतलब यहाँ पे ऑडिटर ने क्या चेक करना है, क्या सच में उन्होंने पेंडिंग लिटिगेशन को डिस्क्लोज किया है कि नहीं, क्या उन्होंने फोर्सेबल लॉसेस का मतलब है प्रोविजन फॉर वारंटी। आपने मोबाइल फोन बनाए, टेक्नोलॉजी है खराब हो सकती है, 100 में से 10 फोन तो खराब हो ही सकते हैं, तो अपना 10% का प्रोविजन बना के चलो। तीसरा आपके पास है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोविडेंट फंड में अगर आपने कोई पैसा डालना है तो टाइम से डाल रहे हो कि डिले कर रहे हो। शुक्र करो ये अदर में सबसे लास्ट में बोला है, गवर्नमेंट का कंपनी एक्ट का मन करता है ये सबसे पहले डालते हैं, भाई पहले वो देखो पैसा डाल रहे हैं हमें कि नहीं डाल रहे। और उसके बाद ये पॉइंट अब ज्यादा रेलिवेंट है नहीं, कह रहे हैं वो नोटबंदी हुई थी जब, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो बैंक नोट मतलब करेंसी किसने कितनी जमा करवाई, तो वो भी है, वो भी नोट कर लेना। देखना और कुछ है, अभी तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो कम से कम हमने एक पड़ाव पार किया ड्यूटीज वाला। जल्दी से ड्यूटीज वाला पढ़ के देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला प्रोप्राइटी मैटर्स की ड्यूटीज है। प्रोप्राइटी मैटर्स होते थे लिंक्ड विद नॉन फाइनेंशियल मैटर्स एंड टोटल 6 मैटर्स। लोन एडवांसेस दिए प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है और टर्म्स और कंडीशन प्रीजुडिशियल तो नहीं है। लोन और एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं शो किया हुआ। बुक एंट्रीज जो मेयरली बुक एंट्रीज है, ठीक है, वो प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। क्या आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है शेयर्स डिबेंचर्स, उसको परचेज प्राइस से कम बेचा है, उसको भी ध्यान में दो। क्या आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, अलॉट किए हैं, प्रॉपर कैश आ गया, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया, रेगुलर होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। और एफ पॉइंट है पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में तो नहीं चार्ज किया। 6 पॉइंट आप बोलो। लोन्स एंड एडवांसेस क्लियरली सिक्योरिटी के साथ हो, लोन्स एंड एडवांसेस डिपॉजिट होने चाहिए, कोई भी बुक एंट्रीज प्रेजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। सारे बोलो, सारे बोलो। पर्सनल एक्सपेंसेस एवरी अकाउंट में चार्ज नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से परचेज प्राइस काउंसी नहीं जानी चाहिए। इशू किए शेयर तो रिकॉर्ड किए कैश किसी को। ठीक है, तो पहला हो गया ये आपके पास प्रोप्राइटी मैटर्स। प्रोप्राइटी मैटर्स के बाद था आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एग्जामिन किए, सारी एफएस जो भी आपने जिसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी थी। और तीसरा बैलेंस शीट P&L अकाउंट ट्रू फेयर है कि नहीं, ये क्या थी, रिपोर्टिंग ओवर था। देखा जाए तो चली आ रही है ड्यूटीज। पहले बोला इंक्वायरी करनी है 6 मैटर्स की, फिर ड्यूटीज है रिपोर्टिंग करनी है 3 मैटर्स की, अकाउंट्स एग्जामिन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, और तीसरा P&L या बैलेंस शीट ट्रू एंड करेक्ट व्यू है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद आगे और बोला, कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट में 9 और मैटर देखना, वेदर ऑब्टेन्ड ऑल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ब्रांच का डेटा। तीसरा जो ब्रांच विजिट नहीं की उसकी रिपोर्ट। फोर्थ में आपके पास है अकाउंट्स टैली हो रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न के साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न के साथ। कोई एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर भी कुछ है। कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया गया कि नहीं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की एग्जम्पशन थी। टर्नओवर 50 से नीचे और बोरिंग 25 से नीचे। उसके बाद आपके पास था कोई भी क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफाइड ओपिनियन है उसको भी लिख देना। और आगे था AS फॉलो किए कि नहीं किए। 6 + 3 9, 9 + 9 18 हो गए, 18 + 4 है आगे, ठीक है। आगे है 4 मैटर्स। 4 मैटर्स में आगे था क्या पेंडिंग लिटिगेशन डिस्क्लोज किए या नहीं की, क्या कंपनी ने कोई भी प्रोविजन बनाना था वो प्रोविजन बनाया कि नहीं, IEPF में पैसा ट्रांसफर करने में डिले तो नहीं कर रहे, और नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन की एक बार के लिए डेट याद रख लेना, डन। उसके बाद रीजन फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है वही क्वालिफाइड ओपिनियंस वगैरह। कह रहे हैं अगर आपने किसी भी मैटर को 143 में डाला और वो भी रिजर्वेशन के तौर पे, रिजर्वेशन होता है क्लीन का अपोजिट, यानी कि आपको इस मैटर के ऊपर थोड़ा सा डाउन था, यानी कि क्वालिफाइड ओपिनियन टाइप, तो कह रहे हैं उसका रीजन भी बता देना। रिपोर्ट शैल स्टेट द रीजंस। रिजर्वेशन यानी कि क्वालिफाइड ओपिनियन टाइप की चीजें। आगे 143 का 5 ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनीज। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी CAG शैल अपॉइंट द ऑडिटर एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर। सोच के देखना यही होता था, गवर्नमेंट ऑडिट कर चुके हैं, CAG ऑडिटर को अपॉइंट करता है और उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। CAG शैल अपॉइंट द ऑडिटर एंड डायरेक्ट सच ऑडिटर द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी ऑडिटेड।
कुछ भी नहीं है। हम आपको बताएंगे, हम आपको कुछ फॉर्मेट दे देंगे, हम आपको टाइम पीरियड दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग कर दो, डन। तो इसको आप सर्कल करोगे डायरेक्ट द ऑडिटर को, ठीक है, या सीएजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर एंड डायरेक्ट द ऑडिटर। सेकंड में क्या बोल रहे हैं ये, ऑडिटर सो अपॉइंटेड सबमिट अ कॉपी टू सीएजी अमंग अदर थिंग इंक्लूड द फॉलोइंग, कि जो डायरेक्शन दी थी वो फॉलो की कि नहीं, क्या एक्शन आपने लिए, और कंपनी के अकाउंट्स और एफएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है राइट ऑफ सीएजी टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट। यहाँ पे वर्ड अच्छा है, सप्लीमेंट्री ऑडिट पहले कभी आया नहीं, इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है, और कुछ नहीं है। आपने ऑडिट करके दे दी, उनको किसी पॉइंट को समझ नहीं आ रहा, या उनको कोई पॉइंट डाउट लग रहा है, या वो चाहते हैं कि थोड़ा और यूनिफॉर्म या क्लैरिटी लेवल के लिए उस ऑडिट की दोबारा ऑडिट करवा ली जाए, या कुछ कुछ मैटर्स जो आप अच्छे से नहीं पेश कर पाए, वो चीज होती है सप्लीमेंट्री ऑडिट। सीएजी शैल, अब ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट मिल चुकी है ना, जो उनका ओरिजिनल सीए था वो ऑडिट कर चुका है, कहाँ की, गवर्नमेंट कंपनी की, रिपोर्ट भी दे चुका है, किसको, कितने दिनों में दे चुका है, कुछ भी नहीं है ना, वो आप बाद में देख लेंगे, रिपोर्ट वाला चैप्टर आएगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वाला जो आएगा वो आप तब देख लेंगे। 180 days होता था फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल, अगर हम पढ़ चुके हैं तो 180 days होता था। तो रिपोर्ट मिलने के 60 days के बाद अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट करवानी है, क्या की, कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द एफएस बाय सच पर्सन, किसी और से करवा लें, एज ही में ऑथराइज, सीएजी मतलब ऑथराइज कर देगा, एंड फॉर द purpose of such audit required information to be furnished to any person so authorized on such matters by such persons in such form CAG में डायरेक्ट। तो यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, ओरिजिनल सीए ने रिपोर्ट दे दी, उनको लग रहा है किसी और मैटर्स के ऊपर या ऑडिट के पर्पस के ऊपर अपन उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहते हैं, या थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहते हैं, या कोई पॉइंट अच्छा था मतलब वो नहीं पकड़ पाया, या कोई पॉइंट आपको वीक लग रहा है, कुछ भी लगा लो, या फिर कमेंट अपॉन द सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट, एनी कमेंट गिवन बाय द सीएजी अपॉन और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंट बाय द कंपनी टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू। कह रहे हैं ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो रिपोर्ट बन के आ जाएगी, कौन सी, ऑडिट रिपोर्ट या सप्लीमेंट्री रिपोर्ट, उसके ऊपर जो भी कमेंट्स होंगे वो सारे सर्कुलेट कर देंगे आप मेंबर को, जो भी उस गवर्नमेंट कंपनी का एजीएम अटेंड करने के लिए लायबल होगा। वैसे भी तो करते ही है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, अगर अपन नॉर्मल कंपनी की बात करें, नॉर्मल कंपनी के केस में भी यही होता है, ऑडिटर जब साइन कर देता है ना, कंपनी को दे देता है, उसके बाद एजीएम होनी होती है, एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस देना होता है, उस नोटिस के साथ ना ये ऑडिटर की रिपोर्ट भी जाती है। तो यानी कि देखा जाए एजीएम से कम 20-25 दिन पहले दे देता होगा, कम से कम 21 दिन पहले, तो अगर 22वें दिन पहले दी तभी तो वो भी कंपनी 21 दिन पहले पहुंचाएगी, समझ गए। एजीएम का नोटिस कंपनी ने देना है किसको, मेंबर्स को या ऑडिटर्स को 21 दिन पहले, तो यानी कि ऑडिटर को रिपोर्ट तो फिर उससे भी पहले सबमिट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि उस नोटिस के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी जाती है, तभी तो शेयर होल्डर्स हैं जो मालिक हैं उनको पता चलेगा एफएस कैसी ऑडिट हुई है, क्लीन ओपिनियन है कि रॉन्ग ओपिनियन है, तभी तो हमें पता चलेगा एजीएम में, वरना हम क्या वहां पे चाय बिस्कुट खाने थोड़ी जाएंगे, कुछ मैटर डिस्कस करेंगे तभी वो ऑडिट रिपोर्ट से पता चलेगा, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कंपनी का भी जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट होगी या फिर नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट होगी, किसको सर्कुलेट कर दी जाएगी, मेंबर्स को सर्कुलेट कर दी जाएगी जिसको वो नोटिस मिलना है। और उसके बाद कह रहे हैं सीएजी में इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ओन्ड या कंट्रोल्ड कंपनीज इफ वी कंसीडर नेसेसरी मे ऑर्डर टू कंडक्ट द टेस्ट ऑडिट। कह रहे हैं बीच में से अगर हम कोई मैटर चाहते हैं ना, उसको भी वो टेस्ट ऑडिट में सैम्पलिंग, उनको कोई मैटर चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। देखा जाए तो सिमिलर सा हो गया सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट में एक पॉइंट है कि हमें कोई बीच में से रैंडमली किसी मंथ की ऑडिट करवानी है, ठीक है, जो उनका मन करेगा। सप्लीमेंट्री हो गया कि आपकी रिपोर्ट आने के बाद कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑडिट करवाना चाहते हैं। ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस, इसका डिटेल टॉपिक एट द एंड लास्ट में आएगा, ये भी अपने आप में दुनिया है। उसके बाद है 143 का 9 and 10 कंप्लायंस विद एएस, ठीक है, एएस ऊपर भी आया था,
किन मैटर्स में आया था? जो 9 पॉइंट्स थे उसका लास्ट था। ठीक है, 9 पॉइंट्स का लास्ट था वो। तो पहले कह रहे हैं कि हाँ ठीक है एएस फॉलो करना है, कौन बता रहा है? कंपनीज एक्ट भी बता रहा है, ठीक है, और वहां पे ऑडिटर की ड्यूटी भी लगा दी। सीजी में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है, यहाँ पे एएस नहीं है यार, ये एसए है, ऊपर एएस थे, एएस ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को एसए बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, पीछे था ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कह रहे हैं सीजी प्रिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड्स आईसीए के साथ कंसल्टेशन में, और वो नफरा की कंसल्टेशन या रिकमेंडेशन लेता है। नफरा अभी तक दुनिया में ही नहीं पहुंच रही, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कंपनीज एक्ट बन गया, स्टैंडर्ड बने हुए हैं, आईसीए चलाई जा रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, सीए चेक कर रहा है, नफरा तैयार ही नहीं हो रहा इनसे। तो मतलब नफरा इन्होंने एक अथॉरिटी बना दी थी, मतलब एक डिपार्टमेंट बनाना था कि भाई एएस वगैरह का काम आप देखो, देखता कौन है? हम लोग, सीए। Till the notification of AS या SA by CG, standard on auditing specified by the ICAI shall be deemed to be the auditing standard। समझ में आ गया? बनाते तो कौन है? हम लोग ही। आप लोग जॉब करोगे कल को, आपके पास भी काफी रिकमेंडेशंस आएंगी। अब बीइंग अ मेंबर हमारे पास आती हैं मेल्स कि हमने ये स्टैंडर्ड बनाए हैं, अभी 2-3 दिन पहले इंटरनल ऑडिट के ऊपर भी आया था, तो इसके ऊपर आप हमें रिकमेंडेशंस दो। ये बन तो चुका है, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ है, कोई और पॉइंट ऐड करने हो तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आईसीए फिर फाइनल करता है, फिर वो नफरा के पास जाएगा, नफरा बनता नहीं तो सीजी कहता है जब तक नफरा नहीं बनता तब तक जो आईसीए ने बना दिया उसी को मान लो। बात तो बड़ी है। उसके बाद आपके पास आया है रिपोर्टिंग ऑन अदर मैटर्स। पहले तो हाथ जोड़ो सारे, एक बार हाथ जोड़ो एक बार। अभी तक मैटर नहीं खत्म हो रहे। कितने मैटर्स हो चुके हैं? 18 वो हो गए। उसके बाद और ड्यूटीज डाल गई, ऑडिट रिपोर्ट अलग है, ऐसे 700 सीरीज, कारों के 16 मैटर्स अलग हैं। अब इनसे अदर नहीं खत्म है, तीसरे तो अदर आ गए इनके पास, देख के चलो तीसरे अदर्स आ गए। एक 9 मैटर्स थे जो वो अदर थे, 4 वाले अदर थे, ठीक है। सीजी में कंसल्टेशन विद नफरा, ठीक है। तो चलो जी आगे, बस यहाँ पे हाथ जोड़ने थे, पढ़ना नहीं था। तो सीजी में, ठीक है, नफरा के साथ जो भी है। 143 का 12 और 13 फ्रॉड ऑन रिपोर्टिंग, ये पहले भी आ चुका है चैप्टर नंबर 5 में। तो अब अपन रीड नहीं कर रहे, जल्दी से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 दिन के अंदर भाग के जाओ किसके पास? बीओडी के पास। अगर उसमें ऑडिट कमेटी है उस कंपनी में तो ऑडिट कमेटी के पास। फिर उनका रिप्लाई उनको वो दे दो कि हाँ मैंने फ्रॉड डिटेक्ट की है, ये सस्पेक्ट है, या फिर रीजन टू बिलीव था, याद है वर्ड वहां पे? किसी को याद है? रीजन टू बिलीव। अगर आपको लग रहा है तो फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है, भाग के किसके पास जाना है? बीओडी या ऑडिट कमेटी के पास। 45 डेज में उनके रिप्लाई का वेट करो। भाई जो सेटिंग करनी है कर लो, 45 दिन दिए हैं कंपनीज एक्ट वालों ने। अब 45 दिन में तो दुनिया कहां पहुंच जाती है। फिर 45 डेज में रिप्लाई आएगा तो उसके 30 दिनों के अंदर सीजी के पास जाओ। एडीटी सर इतना टेक्निकल मत पूछो, देखो नीचे यहीं पे मिल जाएगा एडीटी। सबसे नीचे हो ना, सबसे नीचे एफ पॉइंट में, सेकंड के एफ पॉइंट में। और उसके बाद अगर फ्रॉड, ये तो आपने फ्रॉड रिपोर्टिंग कर दी, साथ साथ आपको डिस्क्लोज भी करना होता था। पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ फ्रॉड। पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा फ्रॉड होता था, ये था 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो दूसरा था 1 करोड़ से कम। 1 करोड़ से कम भाग के तो किसके पास जाना है? ऑडिट कमेटी या बीओडी के पास। बस बात ही खत्म, बस उतना ही भागना था, उससे ज्यादा नहीं भागना। तो जब फ्रॉड 1 करोड़ से कम है, जितने पैसे मिलेंगे उस हिसाब से भागोगे ना। पीछे फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा था तो ज्यादा भागे थे, यहाँ पे कम भागना है। लेकिन साथ साथ यहाँ पे पान भी खाना है, यहाँ पे पान थोड़ा बड़ा मिलेगा। पार्टीज इन्वॉल्व, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टी अप्रोक्सीमेट अमाउंट, एक्शन टेकन और नेचर ऑफ फ्रॉड या फिर पार्टीज। डन। और उसके बाद यहाँ पे एक 4th पॉइंट है डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, इसको आप लिख देना, वही थी बोर्ड रिपोर्ट की डिस्क्लोजर थी, वही पान वाली, ठीक है। पान। और अगर पेनल्टी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 1 से 25 लाख, आपको मैंने पहले भी बताई थी, सीए के ऊपर 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी डाली और मिनिमम देखो 1 लाख की डाली। यानी तुझे पैसे मिलेंगे तभी तूने नहीं बताया, वरना एक्ट में तो लिखा हुआ है। और कह रहे हैं दिस रूल
5th पॉइंट पे आ जाओ, देखो ऊपर 5th पॉइंट पे, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल ऑल्सो अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस। क्या होता था मुटाटिस मुटांडिस? नहीं, सेम नहीं होता। मैं इंग्लिश का टीचर बन रहा हूँ यहाँ पे, ये सुमोटो भी सेम नहीं होता। हाँ, मुटाटिस मुटांडिस होता था सिमिलर, सब्जेक्ट टू नेसेसरी चेंजेस। फिर से लिखो, मुटाटिस मुटांडिस का मतलब होता है सब्जेक्ट टू नेसेसरी चेंजेस। नहीं, ये होता है सिमिलर, तो उसका दूसरा मैंने बता दिया आपको समझाने के लिए। वैसे उसका लॉ में मतलब ये होता है सब्जेक्ट टू नेसेसरी चेंजेस। ये देखो, दैट इज सिमिलर। अब ठीक है, तो कह रहे हैं मुटाटिस मुटांडिस कोस्ट ऑडिटर को लगेगा, यानी कि सीएमए को भी, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को, सीएस को भी। तो सीएमए के लिए भी यही रूल है, सीएस के लिए भी यही रूल है जो हमने बता दिए। ठीक है, तो आप भी बता देना। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी ऑफ 143। फिर से मुटाटिस मुटांडिस कह रहे हैं 143 वाले पूरे फिर से मुटाटिस मुटांडिस लगेंगे। किसके ऊपर? कोस्ट अकाउंटेंट यानी कि सीएमए। इनको अपना नाम ही नहीं पसंद। जब मैं पहले मैंने बीकॉम या पहली बार नाम शुरू किया था ना, तब होता था सीडब्ल्यू, उसके थोड़े साल के बाद शुरू हुआ आईसीडब्ल्यूए, अब चल रहा है सीएमए। मैंने तो 3 बार सुना, मेरे सर कहते मैं तो 5 बार सुन चुका हूँ। दूसरा सीएस। सिर्फ इस दुनिया में 2 ही नाम स्टेबल है, सीएस और सीए। सीएस ज्यादा लोग करते नहीं, सीए। ओहो, आगे आ गया ब्रांच ऑडिट 143.8। पीछे देखो आया था ना टॉपिक, कह रहे हैं एंड में डिस्कस करना 143 के, ये आ गया ब्रांच ऑडिट। हाँ जी, देख लो एक बार। अच्छा, ऐसे 600 के ब्रांच इतना सा है, देखो कि और भी दिया हुआ नीचे। ठीक है, बिल्कुल करना है जी, क्यों नहीं करना? नहीं जी नहीं, ऐसे 600 के ऊपर तो मैंने आपको बोला तो था, और कल परसों वो भी आई हैं, रिकमेंडेशंस आगे आएंगी। ऐसे 600 सीरीज पूरे स्टैंडर्ड की सबसे क्यूट और इम्पोर्टेंट सीरीज होती है, लेकिन बदकिस्मत न्यू सिलेबस वाले वो लोग 3 ही स्टैंडर्ड होते थे, पहला हटा दिया, तीसरा हटा दिया, दूसरा रख दिया। बट खुशकिस्मत ओल्ड सिलेबस वाले तीनों ही करने हैं। ब्रांच ऑडिट मतलब हेड ऑफिस की ऑडिट आप कर रहे हो। अगर ब्रांच का ऑडिटर अलग है या आप खुद हो, ठीक बोल रहा हूँ ना, 2 सिनेरियोज निकल सकते हैं, या तो ब्रांच के ऑडिट आप या फिर कोई अलग है। तो ब्रांच ऑफिस कौन होते हैं, श्वेता बताओ? नहीं, वो एक मेन ऑफिस है, उसके आगे बहुत सारे ब्रांचेस। और हो सकते हैं ब्रांचेस कितनी तक हो सकती है? मैक्सिमम बहुत सारी हो सकती हैं। चलो देखते हैं। ब्रांच ऑफिस मींस एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड बाय द कंपनी। ठीक है, सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन थी है ना, ब्रांच ऑफिस की डेफिनेशन इतनी ही खत्म करती। पर्सन्स एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर वेयर अ कंपनी हैज ब्रांच ऑफिस, अकाउंट ऑफ दैट ऑफिस शैल बी ऑडिटेड बाय ईदर। तो पहले तो ईदर को सर्कल कर दो, या तो ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, दैट इज कंपनी ऑडिटर। इसको आप क्या बोलोगे, मेरे को बताओ इसका कोई अच्छा नाम? इंटरनल ऑडिटर। अरे नहीं, दैट इज मेन ऑडिटर। कंपनी का ऑडिटर या तो खुद ही कर ले, ब्रांचेस भी, वो तो हमेशा रेडी हो जाएगा भाई मैं करेगा, वो तो बोलेगा आर्टिकल्स बहुत है अपने पास 2-2 हज़ार रुपए में, और हम लेंगे पैसे 25-25 हज़ार, 2 हज़ार उनका, 1-2 हज़ार रुपये खर्चा, बस बाकी प्रॉफिट थोड़ा सा। एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, यानी कि एनी अदर सीए, एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, यानी कि सेक्शन 141 लग रहा है यहाँ पे। 141 क्या था? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में 3 चीजें, पहला इंडिविजुअल, दूसरा फर्म, तीसरा एलएलपी। मतलब देखा जाए तो 2, इंडिविजुअल या फर्म, तो ये भी वही है, लिख लो। अदर सीए हो गया ये भी। तीसरा, अगर ब्रांच हुई कनाडा, फिर बताओ क्या करोगे? सोच के बताओ। इंडिया वाले को भेज देंगे, वही मैं जाएगा, मैं ऑडिट करेगा, वो कह रहे हैं डॉलर में बनाना है जी, नहीं हमारा रूपी का सिंबल अच्छा है, रूपी में करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप कनाडा तो जा सकते हो, लेकिन कनाडा जाओगे तो कनाडा वाले रूल रेगुलेशन अकाउंटिंग उनके जो स्टैंडर्ड होंगे उनके अकॉर्डिंग कर लो। सीपीए कर लो, सीपीए या वो आई और कौन सी है एसीसीए कर लो, चले जाओ। तो वो चीज है। देखो कह रहे हैं अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया हो, क्या ऐसा हो सकता है? इंडिया वालों की ब्रांच
श्रीलंका बांग्लादेश में ही होगी कि कनाडा यूरोप में भी हो सकती है? टाटा तो यूरोप में ही फैला हुआ है। यूरोप का स्टील इंडस्ट्री मेजर स्टेक टाटा कवर करता है। और इन्फोसिस देख लो पूरी दुनिया में बैठा है, अपने इधर पेनल्टीज देता नहीं, अमेरिका में पेनल्टीज पे पेनल्टीज भर रहा है। इतनी उसने वो करी थी पीछे, वो स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई थी, तो फिर अमेरिका तो बख्शता भी नहीं है ना। इंडिया वाले तो फिर भी चलो अंदर की सेटिंग हो जाती है। आपको इस हिसाब से ना एक वोडाफोन का केस बताऊंगा अगली क्लास में, यार मेरे पास टाइम कम है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मजा आ जाएगा आपको सुन के भी। मतलब रातों रात जज बिक जाते हैं इंडिया में, और जज से ऊपर पार्लियामेंट बैठा है और रातों रात बिकते हैं वो, उसके थोड़ी देर बाद नया लॉ बना देते हैं, कहते हैं अमेंडमेंट ही कर दी, बात ही खत्म कर लो। तो उसकी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कौन हो गया? तीसरा कह रहे हैं अगर ब्रांच कनाडा हुई तो कनाडा वालों के हिसाब से सीए ढूंढ लेना, वो ऑडिट कर लेगा। कौन कौन ऑडिट करेगा? या तो कंपनी का ऑडिटर यानी कि मेन ऑडिटर, एनी अदर सीए 139 वाला के 141 वाला। तीसरा ब्रांच अगर इंडिया के बाहर है तो उसके अकॉर्डिंग। ड्यूटीज क्या है ब्रांच ऑडिटर की? हे छोटे ऑडिटर, तू नीच प्राणी नहीं, लेकिन नीच प्राणी नहीं होगा, ब्रांचेस बड़ी बड़ी भी तो हो सकती हैं, आएगा तो सीए ही ना। ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ द अकाउंट्स, सर ये क्या मिस्टेक हो सकती है, ऑन द अकाउंट्स ऑफ द, एक्चुअली जगह और पैसे बहुत थे हमारे पास इसलिए हमने बड़ी गलतियां करी हुई हैं, एरर मार्क करो इसको। चलो जी ठीक है। ब्रांच ऑडिटर शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम, ठीक है, सेंड इट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी who shall deal with in his report in such manner as may consider necessary, यानी कंसोलिडेशन के टाइम पे हे छोटे ऑडिटर नीच प्राणी तू अपनी रिपोर्ट बना हमें सौंप दे। तो यानी कि बड़े वाले ऑडिटर को मिलेगी कि छोटे वाले ऑडिटर को? बड़े वाले ऑडिटर के लिए कुछ बोला गया? हे बड़े ऑडिटर छोटे ऑडिटर को भी कुछ रिपोर्ट सौंप दे। क्या ही करेगा भाई तू, है ना। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर। देखना हेडिंग पढ़ के समझ में आ रहा है? ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंपनीज ऑडिटर मेन ऑडिटर की विद रेफरेंस टू ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट्स की रेफरेंस से जो मेन ऑडिटर होगा उसकी क्या ड्यूटीज होंगी उसके रिगार्डिंग। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया थोड़ा मेन ऑडिटर की ड्यूटीज रिगार्डिंग ब्रांच ऑडिटर एंड हेड ऑफ की रिगार्डिंग उसकी रेफरेंस अगर आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देनी पड़े, उस वजह से था यहाँ पे ये था रेफरेंस, यानी कि अगर मेन ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर की कुछ भी रेफरेंस अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट में अगर डालना चाह रहा है, कब डाल सकता है कब नहीं डाल सकता। समझ गए? रेफरेंस का मतलब होता है कि मैंने उसके काम को यूज किया कि नहीं किया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बोला तो हूं नहीं मैं केस बताने वाला हूं बेटा, सुन लो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मैं हेड ऑफिस की ऑडिट कर रहा हूँ, हेड ऑफिस की ऑडिट में सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, चाय कॉफी टाइम से मिल जाती थी। ब्रांच ऑडिटर में सब कुछ ठीक नहीं था, चाय कॉफी भी टाइम पे नहीं मिलती थी, वैसे एफएस में भी गपला था। तो जो ऑडिटर था उसको ज्यादा बुरा लगा, कहता चाय कॉफी टाइम से आती रहती तो आप गपला ठीक कर देते, लेकिन आया नहीं टाइम पे, ठीक है, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट क्लीन नहीं बनी। हो सकता है ऐसा, कोई भी मैटर्स की वजह से नहीं बनी हो, लेकिन हेड ऑफिस की रिपोर्ट क्लीन है। तो इसका मतलब है हेड ऑफिस की जो कंप्लीट, अगर मैं कहूं पूरे ब्रांड की ऑडिट सारी तो ठीक नहीं हुई, और पूरे ब्रांड की ऑडिट तो कंपनी ऑडिट वाला कर रहा है, मेन ऑडिटर। वो कहेगा कि फलानी ब्रांच में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं या क्वालिफाइड रिपोर्ट है, उस चीज की रेफरेंस मेन ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में दे रहा है। तो ये रेफरेंस इसको बोलते हैं कि मेरे को उसने रिपोर्ट सौंपी, सब ठीक नहीं था, तो उसकी रेफरेंस मैं अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट में भी डाल रहा हूं। क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो रैदर देन की इंडिविजुअल ब्रांचेस पढ़ेंगे, वो कहेंगे पूरी हेड ऑफिस की रिपोर्ट दिखाओ। सोच के देखो, अगर किसी की 112 ब्रांचेस है, आप 112 ब्रांचेस का डेटा अलग अलग पढ़ोगे या आप कहोगे यार कंबाइंड करके दिखा क्या है? जनरली क्या करोगे आप लोग? कंबाइंड करके पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो उस सिटी से बिलोंग करता होगा कोई शेयर होल्डर, वो कहेगा मेरे को पूरी तो पढ़नी है, प्लस मेरे सिटी वाले की भी दिखा दे, मैक्सिमम इतना। या फिर वो थोड़ा सा और चूज ही हो जाएगा, यार मेरे को 2-3 और दिखा दे, मैं समझना चाहता हूँ। जर्नली क्या रहेगा, जर्नली ये रहेगा वो पूरी कंसोलिडेटेड या पूरी कंपनी की कंबाइंड रिपोर्ट पढ़ेगा। कह रहे हैं ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनीज ऑडिटर। अब मेरे को बताओ, कंपनीज ऑडिटर बड़ा ऑडिटर के छोटा ऑडिटर? मेन यानी कि बड़ा ऑडिटर, है ना। विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर इफ एनी,
तो इन्होंने बोल दिया इफ एनी, तो ठीक है, शैल बी एज कंटेन्ड इन 143 के 1 से लेके 4 तक। कह रहे अगर कोई ऐसा मैटर होगा तो डाल देंगे। ब्रांच ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू कंपनी ऑडिटर, ठीक है। प्रोविजन रिगार्डिंग रिपोर्टिंग टू फ्रॉड शैल ऑल्सो एक्सटेंड टू ब्रांच ऑडिटर। तो तीसरा पॉइंट लिखो, फ्रॉड रिपोर्टिंग प्रोविजंस also applicable on क्या लिखवाने वाला हूं, जाग जाओ। फ्रॉड रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ब्रांच ऑडिटर। कितने पॉइंट निकल गए ब्रांच वालों के? हाँ, टोटल कितने? 4। पहला पॉइंट निकल गया है। सबसे मुश्किल क्या था ब्रांच ऑडिटर की? ब्रांच की डेफिनेशन। कह रहे हैं एनी एस्टेब्लिशमेंट, जो भी वो डिस्क्राइब करेंगे वो उसको जो मर्जी नाम बोल ले। कौन कौन सीए बन सकता है ब्रांच का? पहला मेन ऑडिटर। पेपर में क्या लिखोगे? मेन ऑडिटर, कंपनीज ऑडिटर, है ना। पेपर में कंपनीज ऑडिटर, यानी कि हमारे समझने के लिए वो कौन होता है? दूसरा और कौन? एनी अदर, ही विल बी क्वालिफाइड एज अ सीए एज पर सेक्शन 141, ठीक है। तीसरा अगर कनाडा तो कनाडा की क्वालिफिकेशन के हिसाब से। दूसरा ड्यूटीज क्या रहेंगी? ड्यूटीज रहेंगी कि जो भी रिपोर्ट है उसको बना के दे देगा, ठीक है। ड्यूटीज मेनली तो यहाँ पे थी। पहला था कि कोई भी मैटर अगर आपको लग रहे इफ एनी तो डाल देना। छोटा ऑडिटर बड़े ऑडिटर को क्या देगा? रिपोर्ट सौंप देगा। और उसके बाद कोई फ्रॉड रिपोर्टिंग में उन्होंने बोला कि सिर्फ बड़े को ही नहीं काम संभालना, छोटे को भी। अगर पिताजी दारू नहीं पीते तो ये बच्चे की ड्यूटी बनती है बच्चा भी दारू ना पिए। अगला आपके पास है ऐसे 600। ऐसे 600 को अपन करेंगे कल। अभी अपन देखते हैं, हाँ जी 46 तीनों हो जाएंगे अभी, ठीक है। 143 खत्म हुआ है अपना। बाय 1 गेट 2 फ्री यार, ऐसी डील कभी नहीं छोड़ते, पता है आपको। 139 क्या था? 139 रिमूवल किसने बोला है? मैंने रिमूव कर देना। 139 अपॉइंटमेंट। 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ। 141 143 142 144 चलो फिर आ जाओ। नोट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, यानी कि प्रोहिबिटेड सर्विसेज। इसको लिखो, दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज। आपको पता है एक अच्छी फैमिली में पैदा हो वो आपको बीड़ी पीने नहीं देते। आप कई बार ये भी कहते हो ना थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड की बीड़ी पियेंगे, वो फिर भी नहीं पीने देते। अगर आप बीड़ी लेके आओगे वो बीड़ी को भी मारेंगे, आपको भी मारेंगे। तो यहां से याद रहेगा वो बीड़ी क्या है? डिसअलाउड, यानी कि आपको नहीं पीनी। तो जो प्रोविजन बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं ऑडिटर के ऊपर भी तो लगने चाहिए। हे ऑडिटर आपको बीड़ी, अगर बीड़ी आई तो मार पड़ेगी, तो यानी कि बीड़ी मार, ठीक है। तो ऑडिटर को अपन ने क्या बनाना है? बीड़ी मार। बीड़ी मार वाली सर्विसेज जो हैं अलाउड नहीं है। अगर आप उसमें से कोई सर्विस देते हो देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये कहां पे लिखा हुआ था? डिस्क्वालिफाइड का आखिरी पॉइंट देखो, जाओ पीछे। डिस्क्वालिफाइड का आखिरी पॉइंट 141 का 3 का आई, GHI आई होगा। 141 का 3 का आई क्या लिखा हुआ है? He will be disqualified if he render the services specified in section 144। तो यानी कि अगर मैं इसको अब 144 में कोरिलेट करूं कि हे ऑडिटर अगर आपने बीड़ी पी, है ना, 144 वाली कोई सर्विसेज दी, 141 के अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। 141 कह रहा था अगर आपने 144 वाली सर्विस दी तब आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। लिंकेज क्लियर है? तो देखते हैं पहली क्या है? सर्विसेज दैट में बी रेंडर्ड। पहले बता दो कि मेरे को पीना क्या है? अमृत पीना है। अमृत, अमृत कौन बताएगा? या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे या ऑडिट कमेटी। हमने अगर आपको इंटरनल ऑडिट के लिए बुलाया है तो चुपचाप इंटरनल ऑडिट करो। स्टॉक ऑडिट के लिए बुलाया है, स्टॉक ऑडिट करो, ऐसा कुछ। तो पहला डिसाइड कौन करेगा? तो लिखो, हाथों से लिखो यहाँ पे, सर्विसेज में बी रेंडर्ड, BOD या फिर AC। उसके बाद आपने बीडी मारनी है B से, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। सोच के देखो, आप ये अकाउंट्स बना रहे हो,
ऑडिटर का काम होता है चेक करना, एग्जामिनेशन, है ना, आप ही चेक कर रहे हो, ऐसा कैसा संभव हो पाएगा, है ना, आप ही चेक कर रहे हो, आप ही, मतलब मैं कभी खराब हो सकता हूँ, तो यही चीज आ जाएगी, मैं खराब, लोग अकाउंटिंग फर्म बनाते हैं, सीए फर्म। यस यस यस, बना सकते हैं बिल्कुल। सीएस लोग अपनी एक अलग अकाउंटिंग फर्म भी बना लेते होते हैं, माता के नाम पे पिता के नाम पे काम खुद कर रहे होते हैं, तो उसकी ऑडिट भी वो कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग भी। तो पहला हो गया बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विस, तो पहला हो गया बी से बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, आई से इंटरनल ऑडिट। किसको बोल रहे हैं नहीं कर सकते? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, क्योंकि चैप्टर चल रहा है कंपनी ऑडिट और आपको पता है सब्जेक्ट चल रहा है ऑडिट, है ना। सर क्या बढ़िया बात बताइए। तो यानी कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो, कौन सी ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिट, ना कि वॉलंटरी, ना कि इंटरनल, ना कि स्टॉक। स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि जिसको करवानी ही है। तो अगर आप स्टैट ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट थोड़ी आप करोगे, समझ गए। ये भी बुक कीपिंग की तरह होगी। तीसरा, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, जिसको आप बोलते हो आईटी में MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर या जो भी होते हैं। तो कह रहे हैं उनके फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते, वरना उसी में कैलकुलेशंस चल रही होगी, उसी में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही होगी, उसी में इंटरेस्ट बन रहा होगा, सेल परचेज की, टैक्स की, GST की कैलकुलेशन उसमें चल रही होगी। तो जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, फिर बाद में चेक भी आप करोगे, नहीं चलेगा। बी से बुक कीपिंग, आई से इंटरनल कंट्रोल, डी से डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल। उसके बाद एक्चुरियल सर्विस, इसके लिए एक्चुरियल्स होते हैं ना, जो कोर्सेज करते हैं, गवर्नमेंट कोर्स होता है ये, ग्रेचुटी कैलकुलेट करके देते हैं ये, ठीक है। इंश्योरेंस के सर्वेयर्स वगैरह करते हैं ये चीजें, एक्चुरियल सर्विस। तो सीए वाले भी कई जने करते हैं ये एक्चुरियल का कोर्स ना, मेनली ये ग्रेचुटी, इंश्योरेंस सर्वे, ऐसे इनके पास गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, आप उसको ये नहीं बता सकते कि भाई ये कंपनी के शेयर खरीद, ये कंपनी के डिवेंचर खरीद। मैं बोल रहा हूँ ना NSE में जा, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं दे सकते। सर पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा, फिर देखते रहो। सभी देते हैं, लेकिन कागजों में लिख के नहीं देते ना, आप साइन करके नहीं देते। यहाँ पे तो वो चीज चल रही है ना, बोलने को तो यार क्या ही है ना, बोलने को तो 15 लाख रुपए आने थे, मतलब आज से 4-5 साल पहले मेरे अकाउंट में, पता है आपको, पूरे घर के मिला के, मतलब टोटल हम करोड़पति बनने वाले थे। आज भी सोच रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस भी नहीं देनी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस भी नहीं देनी। सर 15 करोड़ से मेरे को याद है, 15 लाख नहीं 15 लाख, 15 करोड़ नहीं, इतने अमीर नहीं है वो। स्विट्जरलैंड से आने थे ना, वो बोला था 2013 में, तब मेरी आर्टिकलशिप चल रही होती थी। बद्दी में हम ऑडिट पे जा रहे होते थे, ऑडिट में ना गेस्ट हाउस में बैठे होते थे, वहाँ पे लंच कर रहे होते थे। तो वहाँ पे मोदी जी के भाषण चल रहे होते थे, 15 लाख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मजा तो बड़ा आता था सुन के, पर कहीं ना कहीं डीप वी नो कौन से 15 लाख और कौन से अच्छे दिन। चलो, उसके बाद हो गया BD हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकते। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, किसी और के थ्रू भी आप आउटसोर्सिंग नहीं करोगे उनके फाइनेंशियल काम को। मैनेजमेंट सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस का मतलब होता है मैनेजमेंट के अंदर बैठ के काम नहीं करवाओगे। यहाँ पे इसके साइड पे लिखो बट, इसके साइड पे लिखो बट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज आर अलाउड, बट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, राघव लिखो जल्दी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज आर अलाउड। इन दोनों में फर्क क्या है? खुद मैनेज हमारे जो सर ने एग्जांपल दी थी वही कंटिन्यू करता हूँ, अच्छी एग्जांपल दी। आप किसी कंपनी में ऑडिटर हो, वो कंपनी हायरिंग करना चाहती है CS की, ठीक है। आप इंटरव्यू लेने डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप मैनेजमेंट वाले नहीं हो ना, उनके मैनेजमेंट को लेने दो। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट सर्विस, यानी आप जाके उनकी हायरिंग नहीं करोगे, उनके इंटरव्यूज नहीं लोगे। आपने उसके MD को ये चीज बता दी कि हम दे नहीं सकते क्योंकि वी आर योर स्टैट ऑडिटर्स, तो ये हम 44 में हमारे ऊपर ये BD लग जाएगी। लेकिन आपने उसने बोला अच्छा ये चीज है, ऐसे करो आप हमें ना अपनी इंडस्ट्री का, CA इंडस्ट्री का कुछ फ्रेमवर्क बता दो कि कैसे पास होते हैं, कैसे फेल होते हैं, किसको हायर करते हैं, पैकेज कितना होता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ये इस काम के लिए अच्छा है। तो सैलरी पैकेज बता दो, 40-50 हज़ार मिलता है, कितने अटेम्प्ट वाले को लेना चाहिए, तो ये चीज हमें बता दो, ठीक है। तो बाकी हमारे मैनेजमेंट वाले जाके इंटरव्यू ले आएंगे, ये अलाउड है। जहाँ पे आप सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, उनको बता रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, डन।
तो सेक्शन कौन सा चल रहा है? 144 डिसअलाउड या प्रोहिबिटेड सर्विसेज नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, यानी कि बीडी मार, ठीक है, बीडी पीना अलाउड नहीं है, नहीं तो मार पड़ेगी। बी से बुक कीपिंग एंड, आई से इंटरनल ऑडिट, बीडी, डी से डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बीडी, आई से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस बीडी हो गया। एम से मैनेजमेंट सर्विस, ए से एक्चुरियल सर्विसेज, आर से रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, अगला ए से एनी अदर। ये सबसे मुश्किल था, ये मुझे बड़ा पसंद आया। प्रोवाइडेड दैट एन ऑडिटर हु हैज बीन परफॉर्मिंग any non-audit service on or before the commencement of this act shall comply with the provision of this section before the closure of first financial year। कह रहे हैं अगर एक्ट आने से पहले आप इनमें से कोई सर्विस दे रहे थे, देते रहो, लेकिन 1 साल के अंदर इसी सेक्शन के अंदर आ जाओ, या तो ऑडिट छोड़ दो या फिर वो सर्विस छोड़ दो। देखा जाए तो ये चीज होगी ना, या तो ऑडिट कर लो या इन 9 सर्विसेज में से कोई एक सर्विस दे दो। उसके बाद आगे आपके पास है एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऊपर था कि ना डायरेक्टली आपको सर्विस देनी है ना इनडायरेक्टली। खुद तो फर्म खोल नहीं सकते, अपने पिताजी की एक फर्म खुलवा के वहीं से मत करने लग जाना, या किसी भी मीडियोकर के थ्रू। इसका मतलब होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे अपन ने वो नहीं पढ़ा था, केपीएमजी तो एक ब्रांड है, उसके अंदर एलएलपी तो 6 है ना। एक बंदे ने 10 साल की सर्विसेज दे दी, या समझ लो केपीएमजी की एक एलएलपी है, वो आपको स्टैट ऑडिटर है। आपने बोला केपीएमजी की दूसरी एलएलपी, अलग अलग फॉर्म है ना, अलग अलग फॉर्म है, तो उससे कंसल्टेंसी सर्विस ले लेते हैं, या इन 9 में से कोई एक सर्विस ले सकते हैं। कह रहे नहीं, तो ये भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अल्टीमेटली आपने एलएलपी को नहीं हायर किया था, आपने केपीएमजी को हायर किया था। केपीएमजी ने तो अपने डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग बना रखी है ना, हमने थोड़ी बोला था। तो ना आप डायरेक्टली वो सर्विसेज दे सकते हो ना इनडायरेक्टली, यानी कि कहने का मतलब ना आप बीड़ी पी सकते हो, ना ही आप मार्केट से कच्चा मटेरियल लेके तंबाकू चबा सकते हो। देन बीड़ी भी अलाउड नहीं है और तंबाकू जर्दा भी अलाउड नहीं है। उसके बाद है 145 ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। कह रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट बनानी तो है, ठीक है। ऐसे 700 सीरीज में हमने आपको बताया, उसका फॉर्मेट भी वहीं पे बताया, साइन भी कर देना तभी तो पता चलेगा। द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर साइन और सर्टिफाई, सर्कल कर दो साइन और सर्टिफाई। साइन का मतलब होता है आपने उधर लिख दिया, सर्टिफाई का मतलब होता है कि आप अप्रोक्सीमेटली ट्रू एंड करेक्ट बताना चाहते हो। और रीडिंग एंड इंस्पेक्शन, क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर्स व्हिच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी मेंशन्ड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी रेड बिफोर द कंपनी। सर्कल करो। कह रहे हैं अगर आपने कोई इंस्पेक्शन करी थी और फंक्शनिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो उसकी आपने जर्नल मीटिंग में रीड आउट करना है सभी मेंबर को, कान खोल खोल के। वो मतलब हिंदुस्तानी नारी बन जाना है आपको, जो सर्दियों में धूप में बाहर बैठ जाना है। इवन मर्द भी वो भी करते हैं, लेकिन वो बिजनेस की चीजें करते हैं। तो और इंस्पेक्शन ओपन रख देना, आओ देखो हम जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। सबसे बड़े ऑडिटर्स कौन, जो अपने छोटे छोटे पंजाब के मोहल्लों में बैठे होती हैं बाहर धूप में मंजे पे, लेडीज। सब उनसे बड़ा ऑडिटर कौन हो सकता है, उनसे कौन बच सकता है। 146 अटेंड जर्नल मीटिंग। कह रहे हैं जो भी नोटिस, ये तो अपने ऊपर भी पड़ा था, जो भी नोटिस होंगे जर्नल मीटिंग के मेंबर्स को दे रहे हो, साथ साथ ऑडिटर को भी दो भाई, वही तो ऑडिटर है आपका, ठीक है दे देंगे। फिर उसके बाद है ड्यूटी टू अटेंड द जर्नल मीटिंग। देखो कह रहे हैं या तो खुद अटेंड कर लेना, या थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल आल्सो क्वालिफाई टू बी एज एन ऑडिटर। आप इस पे लेके चलो एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स बनने के आसार होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जा पाए तो अपने किसी ऑथराइज्ड एजेंट को भेज दो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं मिस्टर सीए तरुण मोंगिया, ओहो है ना, किसी कंपनी में जाना था, लेकिन आप लोगों को ऑडिट पढ़ानी भी जरूरी थी। अनुज मेरा आर्टिकल, मैंने अनुज को बोला जाके तू चला जा यार, मैं तुझे ऑथराइज करता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्या अनुज वो जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकता है? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्वालिफाइड एज ऑडिटर है, पढ़ना पड़ेगा ना आपको। तो अनुज नहीं कर सकता, क्योंकि अनुज इंडिपेंडेंटली ऑडिटर बन सकता था क्या? क्योंकि अनुज को मैंने बोला कि वो आर्टिकल है, इसलिए वो बन नहीं सकता। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये ट्रू फॉल्स से एमसीक्यू बन सकते हैं। क्वालिफाइड टू बी एज एन ऑडिटर।
फिर से पढ़ो एक बार अपने माप, ये वाली 2.5 लाइन देखो क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आर्टिकल अटेंड नहीं कर सकता जीएम, आर्टिकल जीएम अटेंड नहीं कर सकता। और उसके बाद कह रहे हैं राइट टू बी हर्ड भी है, ठीक है, उसको बोलने सुनने का मौका दिया जाएगा। खत्म। 143 हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया, ब्रांच वाला नहीं, एस से 600 रह गया। अदरवाइज अगर आप बात करें 143 खत्म, 144 बीडी मार्क खत्म, 45 खत्म, 46 खत्म। एक आपके पास टॉपिक रह गया जॉइंट ऑडिट, अच्छा खासा देखो है ना। हाँ कल खत्म हो जाएगा बिल्कुल। इसके साथ हमने अब सबसे ज्यादा जो जरूरी करना है, कल नहीं खत्म होगा पर परसों खत्म करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी क्या करना है, हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। देखो बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो केस स्टडी। आपको लग रहा है बड़ा आसान है लेकिन केस स्टडी थोड़ा घुमा के पूछ लेता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कल क्या करेंगे, इतना ज्यादा बर्डन नहीं लेना, आधा कल खत्म करके बड़े सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आधा परसों खत्म करके, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।